हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिसेस की जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि वो नोटिस असेसी को सर्विस होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है या एक जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है। दोनों के बीच में डिफरेंस यह है कि यदि सर्विस ऑफ द नोटिस एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है और असेसी को नोटिस सर्व नहीं होता तो क्या उस बेसिस पर सारी असेसमेंट को क्वेश किया जा सकता है। लेकिन यदि सर्विस ऑफ द नोटिस एक जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है तो फिर उस परिस्थिति के अंदर नॉन सर्विस ऑफ द नोटिस के बिहाफ पर असेसमेंट को क्वेश किया जा सकता है या नहीं क्वेश किया जा सकता। यही इशू प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अटलांटा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड की। यह मैटर 21 सितंबर 2015 को डिसाइड किया गया था। बहुत पुराना केस है, लेकिन आईटीआर बहुत रीसेंट आईटीआर जो कि 464 आईटीआर पेज नंबर 341 पर रिपोर्ट हुआ है। प्रेजेंट केस के अंदर जो केस है वो असेसमेंट ईयर 2001-2 से रिलेटेड है। जनरली हम सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। पहला सेक्शन ये है 282 जो कि सर्विस ऑफ द नोटिस जनरली के बारे में बात करता है, और सेक्शन 292BB जो कि बात करता है नोटिस डीम्ड टू बी वैलिड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कहने का मतलब यह है कि यदि असेसी को कोई नोटिस दिया गया जो कि उसको उसके सही एड्रेस पर नहीं सर्व हुआ, लेकिन असेसी उस सर्विस ऑफ द नोटिस को ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर चैलेंज नहीं करता, तो असेसी बाद में यह नहीं कह सकता कि मुझे नोटिस नहीं मिला था इसलिए मेरी असेसमेंट क्वेश की जानी चाहिए। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसमेंट ईयर 2001-2 का मैटर है। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और ये जो नोटिस भेजा गया ये असेसी को जिस साल का केस था 2001-2 का उस साल के एड्रेस पर भेजा गया। जब ये नोटिस स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया तो ये नोटिस वापसी नहीं आया, जिसका मतलब रेवेन्यू ने ये निकाल लिया कि ये नोटिस असेसी को सर्व हो गया। उसके बाद असेसी ने असेसमेंट ईयर 2005-6 के अंदर अपनी जो रिटर्न फाइल की थी उसके अंदर असेसी ने अपना नया एड्रेस दिया था, और इंटरेस्टिंगली जब असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया पुराने एड्रेस पर, तो उस नोटिस के इशू करने से पहले रेवेन्यू ने कुछ कम्युनिकेशन असेसी के नए एड्रेस पर भी की थी। उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 6-7 के लिए जो असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर भेजा गया था वो असेसी के नए एड्रेस पर भेजा गया था, लेकिन उसके बाद असेसी को जो सेक्शन 148 का नोटिस है पुराने साल के लिए वो असेसी को उसके पुराने एड्रेस पर भेजा गया। लेकिन असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर जब असेसी की प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो उसमें इस बात को चैलेंज किया था कि मुझे नोटिस मेरे नए एड्रेस पर नहीं भेजा गया, इस वजह से ये नोटिस वैलिड नहीं है। जब असेसी की असेसमेंट कर दी गई और मैटर ट्रिब्यूनल में था तो ट्रिब्यूनल ने नॉन सर्विस ऑफ द नोटिस के आधार पर असेसी की असेसमेंट को क्वेश कर दिया था। रेवेन्यू जो है इस मैटर को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट गया और रेवेन्यू की जो मेन दलील थी वो ये थी कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्योंकि असेसी ने पार्टिसिपेट कर लिया है इसलिए सर्विस ऑफ द नोटिस को एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट माना जाना चाहिए और असेसमेंट उस आधार पर क्वेश नहीं की जानी चाहिए। जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमने ये मैटर एक रीसेंट जजमेंट जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का 15
सितंबर 2015 का है। केस का नाम है सीआईटी वर्सेस चेतन गुप्ता, जो कि 382 आईटीआर पेज नंबर 613 पर रिपोर्ट हुआ। उस केस के अंदर सर्विस ऑफ द नोटिस के जो रूल्स लेट डाउन किए उसको कोर्ट ने दोबारा इस केस में रीइलिटरेट किया। कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 है उसके मुताबिक नोटिस का इशू करना और नोटिस का सर्व होना यह एक जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं है। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो सर्विस ऑफ द नोटिस है वो सेक्शन 282 सबसेक्शन 1 रेड विद ऑर्डर 5 रूल 12 ऑफ सीपीसी एंड ऑर्डर 3 रूल 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के तहत वो नोटिस सर्व किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसएससी को नोटिस सर्व हुआ है या नहीं, इसको साबित करना यह रेवेन्यू की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एसएससी है या उसका जो काउंसिल है उसने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है, इससे भी ये जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी नहीं होती। और कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 292 बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है और क्योंकि एसएससी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, तो इसलिए सेक्शन 292 भी रेवेन्यू के रेस्क्यू के लिए इस केस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू की यह भी दलील थी कि एसएससी ने पैन के अंदर अपने डेटाबेस को मेंटेन नहीं किया, तो उसके लिए भी कोर्ट ने यह कहा था कि पैन के अंदर डेटाबेस मेंटेन करने की कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एसएससी के ऊपर नहीं है। फ्रेंड्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि इस जजमेंट के बाद आया था। केस का नाम है सीआईटी वर्सेस आई-वेन इंटरएक्टिव लिमिटेड 2019, जो कि 418 आईटीआर पेज नंबर 662 पर रिपोर्ट हुआ है, जिसके अंदर कोर्ट ने यह कहा है कि एसएससी को अपने पैन के अंदर अपनी जो डिटेल्स है उसको अपडेट करना जरूरी है। यदि हम इस केस को प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो जो रूल 127 और रूल 127A है उसके मुताबिक यदि एसएससी को वो नोटिस उसके ईमेल आईडी पर प्रॉपरली सर्व नहीं होता तो तब भी इस केस की मदद ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एसएससी इस ऑब्जेक्शन को ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चैलेंज करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अटलांटा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 464 आईटीआर पेज नंबर 341 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 सितंबर 2015 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।